वत्सल मातृभूमि। वह जब भागने लगे तो उन्होंने उनको पकड़ लिया आतंकवादियों ने। और तब जो भागने वाला व्यक्ति था वह था तो हिंदू, लेकिन उसने उसने झूठ बोला और कहा कि मैं मुस्लिम हूँ। तो उन्होंने कहा तू मुस्लिम है तो ठीक है, हम पता करते हैं तो मुस्लिम है। तो उन्होंने उनको नंगा करा। मेरी भाषा को क्षमा करिएगा, मैं नग्न की जगह यहाँ पे नंगा बोल रहा हूँ ताकि दिमाग पर चोट ज़्यादा लगे। उन्होंने उनको नंगा करा, उसके अंग वस्त्र उतारा और फिर उसको चेक करा कि कहीं जो उसका लिंग है वो कटा हुआ है या नहीं है। क्योंकि अगर वो कटुआ है, अगर कटा हुआ है तो वो कटुआ है, और अगर कटा हुआ नहीं है तो वो कटुआ नहीं है। इस प्रकार से वो मुसलमान नहीं है। और चूंकि वो मुसलमान नहीं है तो साधारण रूप से वह हिंदू ही था, क्योंकि उसकी छवि दिखने में हिंदू लग रही थी, इसलिए उसे उसकी पत्नी के सामने मार दिया गया। और जब पत्नी ने कहा कि मुझे ही मार दो, तो बोले ये जाके बात मोदी को बताना कि हमने इसको मारा है। इतनी घृणा हिंदुओं से, किसके द्वारा? इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा। और ये इस्लामिक आतंकवादी इतनी घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि मैं फिर से बात आपसे कर रहा हूं कि उद्देश्य क्या है? दारुल इस्लाम का है और दारुल खलीफा स्थापित करना है। पूरे विश्व को एक वन ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी में स्थापित करके इसे खलीफा के शासन में लेके आना है, अर्थात शरीयत में लेके आना है। और अगर किसी को संदेह है कि मैं भाईचारे को ठेस पहुंचा रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, तो जितने भी मुस्लिम देश हैं उनको उठा के देख लें। अगर वहां पे कहीं भाईचारे वाला सिद्धांत, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता आपको मिल जाए, या जातिगत व्यवस्था मिल जाए, या किसी गैर मुस्लिम का अस्तित्व मिल जाए, तो आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं अपने शब्द और अपनी वाणी को वापस लूंगा और आपकी चरण वंदना करके आपसे क्षमा मांगूंगा। हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समिति, कैबिनेट समिति सुरक्षा की इस समय बैठक चल रही है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसके साथ ही इसके 4 सदस्य और होंगे। आज इसी को विस्तार से चर्चा में लेंगे। तो राम राम, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं एमआई के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग प्रतिदिन समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। वह घटना चाहे जीवन के जिस भी क्षेत्र से होंगी, यदि वह समसामयिक घटना में आ रही है तो हम उसका विश्लेषण यहाँ पर करेंगे। और इसी विश्लेषण में आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं जो पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई है उसको लेकर। तो पहलगाम में आतंकवादी घटना हो गई है, अब उसका रिएक्शन, प्रति उत्तर क्या होना चाहिए, इसी को लेकर सरकार विचार विमर्श कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने तुरंत निर्देश जारी करके गृह मंत्री को पहले कश्मीर और जम्मू और कश्मीर भेजा, और वह अपनी जो सऊदी अरेबिया की विदेशी यात्रा थी उसको बीच में रोककर तुरंत भारत लौटे हैं। और वास्तव में ये चिंता का विषय था, उनको आना भी चाहिए था। 28 लोगों को मार दिया गया है, 26 मूल रूप से भारतीय हैं और 2 जो थे वह भारतीय मूल के व्यक्ति थे, लेकिन नेपाल में और यूएई में उनका निवास रहता था। वह जम्मू एंड कश्मीर घूमने आए थे, अपने भारत का अंग घूमने आए थे, और उस भारत के अंग में उन इस्लामिक आतंकवादियों ने उनको नंगा करके मारा है। एक तो मारना होता है, एक अपमान करके मारना होता है। क्यों? क्योंकि इनकी व्यवस्था है कि लिंग कटवाना पड़ेगा, वो छड़छड़ाहट रहनी चाहिए ना उसके अंदर। जब तक कटेगा नहीं तब तक सनसनाहट कैसे आएगी? जब तक सनसनाहट आएगी नहीं तो ज़्यादा बच्चे कैसा पैदा करेगा? क्योंकि ये तो बाजू देख के भी कामुक हो जाते हैं। कंप्लेंट हुई ना सुप्रीम कोर्ट में एक बुढ़े के विरुद्ध, क्योंकि ये तो बाजू देख के कामुक हो गए, बोले मेरे अंदर का शैतान जाग गया, इसलिए मैं इसके साथ ऐसी हरकत करने की चेष्टा कर बैठा। फिलहाल हम उस विषय को यहाँ पे छोड़ते हैं। अभी कैबिनेट समिति सुरक्षा की थोड़ी विशेष चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो कैबिनेट समिति सुरक्षा, साधारण भाषा में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस इसको बोलते हैं। और जितनी भी समितियां हैं भारत सरकार की, उसमें यह सर्वाधिक प्रभावशाली समिति है। अच्छा, समितियां हमारे पास 2 प्रकार की मिलेंगी, एक विधायी समितियां मिलेंगी और एक कार्यपालिका समिति मिलेंगी। तो विधायी समितियों की बात किसी और दिन करेंगे, जिनकी कुल संख्या 24 है। अभी इनकी बात कर लेना है। तो कुल संख्या इसमें से 8 है, जिसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो यही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। अध्यक्ष कौन है समिति के? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस भी समिति में रहते हैं वह स्वतः ही उसके अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। अगर इसके 4 सदस्यों की बात करेंगे तो 4 सदस्यों में एक आपको मिलते हैं देश के गृह मंत्री, दूसरे मिलेंगे रक्षा मंत्री, तीसरे मिलेंगे विदेश मंत्री और चौथे मिलेंगे वित्त मंत्री। अब हम इस संगठन को एक साथ रखते हैं, जिसमें हम प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को एक साथ रखेंगे, और फिर तीनों की भूमिका अलग अलग करके हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। समिति, कार्यपालिका, कार्यपालिका समिति अर्थात जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको 3 ब्रांचें दी गई हैं, लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका, उसमें से जो हमारी कार्यपालिका की जो शाखा होती है उसकी यह समिति होती है। समिति क्या अर्थ है हिंदी में? समिति का अर्थ है अर्थात सबकी इति बुद्धि एक जैसी हो जाए। तो एक ऐसा समूह
एक ऐसा समूह, लोगों का समूह जो किसी विषय की चर्चा और परिचर्चा करेगा और फिर एक साझा समझ को विकसित करा जाएगा, उसे बोलते हैं समिति। इसमें से ये समिति है कैबिनेट समिति, सुरक्षा को विषय को लेकर। अच्छा, अगर कैबिनेट को लेकर हम बात कर लेते हैं तो कैबिनेट को लेकर हमें पता लगता है कि जो भारतीय संविधान में जो कैबिनेट शब्द हमको मिलता है वह वर्ष 1978 से मिलता है, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया है। और आपको ध्यान होगा कैबिनेट शब्द भारत के अनुच्छेद 352 में मिलता है, जहां पर हम आपातकाल की बात करते हैं। तो एक परिस्थिति यही बन सकती है कि अगर भारत में कहीं, या पूर्ण भारत में कहीं आपातकाल लगाने की आवश्यकता है, इसकी चर्चा कभी किसी और दिन करेंगे। तो समिति में कुल 5 सदस्य हैं। अब अगर इस समिति का हम कार्य देख लेते हैं कि समिति कार्य कैसे करती है, तो भारत के जो नियम आवंटन नियमावली है, भारत सरकार की जो श्रम आवंटन नियमावली है, कार्य विभाजन नियमावली है, वह वर्ष 1961 की यहाँ पर काम करती है, जिसके अंतर्गत यह समिति श्रम विभाजन और प्रभावी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का, अर्थात लेबर डिवीजन, डिवीजन ऑफ द लेबर एंड द डेलीगेट रिप्रेजेंटेशन पर काम करती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत समिति जब काम करती है तो इसमें हमको मिलते हैं 5 सदस्य। इन 5 सदस्यों में मैं 2 श्रेणी विभाजित करता हूँ। एक श्रेणी में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को रखता हूँ, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है, और दूसरी श्रेणी में हम फिर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री को यहाँ पर रखेंगे। अब बात को ध्यान से समझिए कि मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को एक साथ यहाँ पर क्यों रख रहा हूँ। केवल समझने का अंतर है, बाकी तो बहुत जनरल सी इंफॉर्मेशन सब जगह उपलब्ध रहती है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो धन की आवश्यकता तो होगी, और आपको बहुत बड़ा काम करना है तो योजना के साथ धन की आवश्यकता होगी। तो जब योजना के साथ धन की आवश्यकता होती है तो नीति नियंता, नीति बनाने वाले उसमें अपनी सहभागिता को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में वित्त मंत्री को रखा गया है, क्योंकि जब हमको इतने बड़े ऑपरेशंस करने हैं, पूरा देश चलाना है, तो धन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। या तो वित्त मंत्री के सामने फिर यह विषय रहता है कि आप बताइए कि धन हमें कितना दे सकते हैं, या वित्त मंत्री अपने आप से विषय रखते हैं कि आप बताइए कितना धन चाहिए और किसकी व्यवस्था कितनी करनी है। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, और जब निकट निश्चित हो जाता है या निश्चित होता रहता है बीच में प्रक्रिया के माध्यम से कि हाँ अब हम वित्त मंत्री यहाँ पर आ गए हैं, और वित्त मंत्री के माध्यम से हम उनको बता देंगे कि हमें ये ऑपरेशंस करने हैं, या इस प्रकार से देश के यह निर्णय हमको लेने हैं, तो हमें इतने वित्त की आवश्यकता होगी, तो वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय, संबंधित वित्त मंत्रालय उस धन की उसमें व्यवस्था करेंगे, चाहे वो बजट के माध्यम से करें या तुरंत किसी सहायक सहायता के माध्यम से व्यवस्था कर देते हैं। अब 3 अन्य सदस्यों की बात कर लेते हैं। तो एक सदस्य मिलेंगे गृह मंत्री, और दूसरे मिलेंगे रक्षा मंत्री, और तीसरे मिलेंगे हमको विदेश मंत्री। अब गृह मंत्री को देखते हैं। गृह मंत्री अंततः अगर अब राज्यों के स्तर पर देखते हैं तो वह पुलिस व्यवस्था का प्रशासन देखते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्री की क्या आवश्यकता पड़ गई है, तो देखिए जब 2 राज्यों के बीच में समन्वय की आवश्यकता पड़ती है तो गृह मंत्री को हमको बात करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए एक केस स्टडी ले लेते हैं। इस केस स्टडी में हम लेते हैं मणिपुर। अब मणिपुर की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो मणिपुर के उत्तर में मिलता है हमको नागालैंड, और मणिपुर के दक्षिण में हमको मिलता है मिजोरम। और मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगा हुआ है, किन कारणों से लगा हुआ है, वहाँ पर कौन सी नस्लीय हिंसा चल रही है, इसकी चर्चा हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। अभी कुल मिला के बात इतनी समझ लीजिए कि अगर मणिपुर के पूर्व में देखेंगे तो म्यांमार की सीमा लगती है, और मणिपुर के पश्चिम में देखेंगे तो फिर हमारे पास मेघालय राज्य और संबंधित नॉर्थ ईस्ट के राज्य वहाँ पर हमको मिल जाएंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश का बॉर्डर भी यहाँ पर निकट पे है, तो बीच में फंसा हुआ है मणिपुर। तो मणिपुर ऊपर से नागालैंड से बीच में स्थित है। अगर मणिपुर की स्थिति में गृह मंत्रालय हस्तक्षेप नहीं करता है तो क्या हम मान सकते हैं कि राज्य की पुलिस मणिपुर के विषय को सुलझा लेती? तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा आंतरिक सीमा को प्रभावित करती है। फिर राज्यों के बीच का समन्वय, तो यहाँ पर जो रोल आता है वह आता है गृह मंत्री का, अर्थात गृह मंत्री आंतरिक रूप से देश की आंतरिक व्यवस्था को संभालते हैं, इसलिए गृह मंत्री इस सुरक्षा समिति के अभिन्न अंग होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास रक्षा मंत्री। तो बीएसएफ और सेना और बाहर के भारत की सीमाओं की सुरक्षा जो करनी होती है वह हमारी रक्षा मंत्री के पास होती है। इसके साथ ही हमारे आते हैं विदेश मंत्री। विदेश मंत्री क्या काम करते हैं, विदेश में भारत जो भी बड़े निर्णय लेने वाला है, जैसे कि इस समय जो सुरक्षा समिति की बैठक चल रही है वह जो पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई उसको लेकर चल रही है, तो निश्चित रूप से विदेश मंत्री ने देश के अलग अलग देशों से इस पर बात करी होगी, विदेश मंत्रालय ने यहाँ पर संवाद करा होगा। इसलिए आप देखेंगे चाहे वह अमेरिका हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, अभी थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति का भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो वीडियो के माध्यम से एक निश्चित रूप से बयान आया है
रूस की तरफ से बयान आया है, चाइना की तरफ से भी आधिकारिक बयान आ गया जिसमें वो इसकी निंदा कर रहे हैं, घोर भर्त्सना कर रहे हैं और खंडन कर रहे हैं आतंकवादी हमले का। तो यह काम होता है विदेश मंत्री का, विदेश में कैसे सहयोग को जुटाना है। दूसरी बात, विदेश में क्या परिस्थिति चल रही है और उन परिस्थितियों से देश का निर्णय किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसके लिए विदेश मंत्री का वहां पे होना अति आवश्यक होता है। और फिर आ जाते हैं रक्षा मंत्री। तो गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री, जब कोई निर्णय लिया जा रहा है सुरक्षा के संबंध में, तो निश्चित रूप से जो हमारी सेना है उनका मूवमेंट होगा, उनका मूवमेंट किस प्रकार से होगा, वह पूरा तंत्र किस प्रकार से काम करेगा, इस तंत्र को सुनिश्चित करने का काम रक्षा मंत्री यहां पर करेंगे। और इसीलिए इन पांचों के साथ बैठकर इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की यहाँ पे बैठक चल रही है। आज की इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी उपस्थित है, समान रूप से उपस्थित रहते हैं। और ये बहुत बड़ी चूक है, हम अपनी कमी को तो नहीं भूल सकते ना। तो ये बहुत बड़ी चूक है क्योंकि इतने बड़े स्तर पे अजीत डोभाल जी जो है उनका बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, जहाँ से उनके पास इंफॉर्मेशन, सूचनाएं छन छन के आती रहती है। ये बहुत बड़ा फेलियर हो गया कि कल पहलगाम में एक आतंकवादी घटना हो गई है। अब इस कैबिनेट कमेटी के सामने क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हो सकते हैं, यह समिति क्या क्या निर्णय ले सकती है, इनके निर्णयों की चर्चा थोड़ी देर में करते हैं। पहले देख लेते हैं कि समिति के आधारभूत काम क्या है। तो हमने कहा एक आंतरिक सुरक्षा, एक बाह्य सुरक्षा, इससे संबंधित ये अपना निर्णय लेती है। दूसरा, 1000 करोड़ या उससे ऊपर की जो भी रक्षा संबंधी व्यय होना होता है उसमें इस समिति की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं उनकी नियुक्ति भी समिति के द्वारा ही होती है। इसके अलावा सेना के ऑपरेशन कैसे कैसे होंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से रिलीज करी जाएगी, किस किस प्रकार से सारा ऑपरेशन होगा और ये किस कोऑर्डिनेटेड मैनर में आगे बढ़ेगा, ये सारा काम यह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यहाँ पर करती है। इसके अलावा हम सिद्धांत किसकी बात कर चुके हैं, तो सैद्धांतिक रूप से मूल उद्देश्य केवल इतना है कि भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है और यह अपने आप में सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, जितनी भी समितियां हैं वह हमेशा व्यक्ति आधारित होती हैं। इसी समिति की अगर आप कार्य पद्धति पिछली सरकारों से तुलना करके और आज की सरकार की तुलना में देखेंगे तो समिति अत्यधिक प्रभावशाली है। अर्थात व्यक्ति का व्यक्तित्व समिति के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है। और इसी कार्य निष्पादन में इस समय जो लोग इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बैठे हुए हैं, पदों से अलग, मैं व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, तो चाहे वह भारत के प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, विदेश मंत्री हो या हमारी वित्त मंत्री हो, इन चारों के व्यक्तित्व पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। एक बात, अगर मैं निर्मला सीतारमण को थोड़ी देर के लिए यहाँ से अलग करके देखता हूँ व्यक्तिगत के, तो राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, विदेश मंत्री जयशंकर हो और चाहे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, इन सब के आक्रामक व्यक्तित्व को लेकर हमारे पास किसी प्रकार का कोई संदेह यहाँ पर नहीं है। तो चूंकि ये पांचों लोग एक साथ यहाँ पर बैठे हैं और एक बड़ी घटना हुई है, उसकी प्रतिक्रिया भारत को देनी है। प्रतिक्रिया किस रूप में दी जाएगी, क्या प्रतिक्रिया इस रूप में दी जाएगी कि हम आतंकवादी घटना की निंदा भी न करें और किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया न दें क्योंकि इससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ हो जाएगा। ये बात कही थी भारत के निवर्तमान भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने, किससे, उस समय बराक ओबामा जी से उन्होंने अपनी बात कही थी। अगर ये बात कही थी तो आप समझिए कि सुरक्षा समिति किस प्रकार से वहां पर काम कर रही होगी। अब अगर ये सुरक्षा समिति यहाँ पर काम कर रही है तो इसके सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। तो जितनी सूचनाएं छन छन के आ रही थी या जितना मैंने पता करने का प्रयास कर रहा है, तो तीनों आर्मी चीफ ने इंक्लूडिंग सीडीएस जो होते हैं उन्होंने अपने विकल्प रक्षा मंत्री को दे दिए हैं और रक्षा मंत्री उन कठोर से कठोर विकल्प वहां पर दिए गए हैं और रक्षा मंत्री उन कठोर से कठोर विकल्प के साथ इस समय सीसीए बैठक में संभवतः अपना प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री को और बैठक के सामने अपनी बात को रख रहे होंगे। और अब तक तो विकल्प रख भी दिए गए होंगे और अब उन पर चर्चाएं चल रही होंगी। तो जब उन पर चर्चाएं चल रही होंगी तो वो चर्चाओं के सामने अब क्या विकल्प निकल के आते हैं, ये सारी बात हमको यहाँ पर देखनी होगी। आशा करता हूं कि विकल्प वैसे ही होंगे या उससे अधिक कठोर होंगे जिस प्रकार के हमने भूतकाल में देखे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो चाहे एयर स्ट्राइक रही हो। और हमारे से एक ऑप्शन उपलब्ध है, हमारे पास वो मिसाइल भी है जो स्पेस से आके सीधे अटैक करती है। तो सैटेलाइट की ट्रैकिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है और भारत को यहाँ से बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान कब सुधरेगा। हम उसके टेररिस्ट आतंकवादियों को मार देंगे तो इससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि
इन आतंकवादियों का जीवन उनकी मानसिक प्रकृति के अनुसार उनके मरने के बाद प्रारंभ होता है। उनको जन्नत जाना है, उनको 72 हूरें लेनी है। अपनी एक हूर को तो वो यहाँ छोड़ के जाएंगे जो उनके पास है नहीं, उनको 72 हूरें चाहिए। आप मानसिकता देखिए, इतने कामुक होते हैं ये लोग, इतने कामुक होते हैं कि ये अपनी बहन को नहीं छोड़ते हैं, माँ को नहीं छोड़ते हैं। आप कल्पना करिए, एक व्यक्ति है, उसकी वो सगी बहन नहीं है, वो उसके चाचा की लड़की है, उसके ताऊ की लड़की है, उसके बुआ की लड़की है। एक तरफ तो भाईजान का रिश्ता है और वही भाईजान उसके शरीर को कुछ इस प्रकार से निहारता है और देखता है कि वो अब उससे निकाह कर रहा है। तो हमारे यहाँ जो एक गाली है बा वाली, वो कहीं पे आके फिट नहीं हो जाती है। इस विषय में बात में करेंगे। भाषा के लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब है। 26 लोग फिर भारत के मार दिए गए हैं। मानव संसाधनों की हानि हुई है और एक मानव संसाधन को बनाने में कम से कम 20 वर्ष का समय लग जाता है किसी को। और उस माँ की कोख से पूछिए जिसकी कोख इस समय उजड़ चुकी है, या उस महिला से पूछिए जिसका सुहाग इस समय जा चुका है, या उस पिता से पूछिए जो अपने घर पे बैठा था, उसका बेटा घूमने के लिए जम्मू कश्मीर गया था और अब उसका बेटा उसको कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, या उन बच्चों से पूछिए जिनकी माएँ इसमें चली गई। ये गहन विषय है हम लोग के सोचने के लिए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप भी प्रतीक्षा करिए। छोटा सा ब्रीफ मुझे आप इस पे देना था तो मैंने इसको दे दिया है कि ये किस सिद्धांत के अंतर्गत अपना कार्य करती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे कौन से नियम है वर्ष 1961 के जहाँ पे देती है कैबिनेट शब्द भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के माध्यम से आ गया था। और हाँ, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई को अगर कुछ लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा योग्य प्रधानमंत्री थे, तो उनका एक विषय मैं आने वाले लेक्चर में कुछ इस प्रकार से खोलूंगा कि शायद हम सोचेंगे कि गांधीवाद ने हमको किस प्रकार के नेता दिए। एक मोरारजी देसाई दे दिए, एक हमको दे दिए थे अन्ना हजारे, वो दे गए श्री अरविंद केजरीवाल जी को। एक गांधी अपने आप में स्वयं थे, क्योंकि किसी व्यक्ति ने, ब्रिटिश अथॉरिटी ने कहा था कि गांधी का जो प्रभाव था भारत की स्वतंत्रता में न्यूनतम था, उसका कोई प्रभाव नहीं था। वास्तव में जो असली प्रभाव आ रहा था वो सुभाष चंद्र बोस और ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति के कारण आता। खैर, इस विषय पे किसी और दिन बात करेंगे। अभी के लिए मेरी आपसे विनती है कि आप वेबसाइट को देखिए, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के हिंदी के नोट्स में थोड़ी देर में अपनी वेबसाइट पर भी देने वाला हूं। इसलिए मैं यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को नहीं देता हूँ, शब्दों के माध्यम से ही विवेचना और विश्लेषण करने का प्रयास करता हूँ। आपको डिटेल नोट्स मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरा प्रयास है कि शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक दूर दराज के क्षेत्रों में होना चाहिए, और जो जिनके पास ऐसे विद्यार्थी जिनके पास धन का अभाव है उनको शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए। इसी माध्यम से यह दोनों प्रयास मैं करता हूं। कोई मुझे आपसे आर्थिक सहायता चाहिए नहीं। आपको मेरे प्रयास पसंद आते हैं तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, इसको अधिक से अधिक प्रचार एवं इसका प्रसार करिए। मिलता हूं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।